माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हिंदुस्तान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय खड़गे साहब, मंच पर विराजमान पूर्व मुख्यमंत्री गण, पार्टी के महासचिवगण, कांग्रेस कार्य समिति के सम्मानित सदस्यगण, मेरे सामने बैठे पार्टी के सम्मानित लोकसभा और राज्यसभा में सांसदगण, पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्षगण, पार्टी के सम्मानित विधायकगण, अग्रिम संगठनों के सम्मानित प्रमुख, दिल्ली, राजस्थान और लगभग देश के हर कोने से आए सम्मानित नेतागण, हमारे कार्यकर्ता साथी, सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंदिर में, हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साधुवाद भी आप सबको है। पिछले एक हफ्ते के संघर्ष ने, जो संघर्ष केवल दिल्ली में नहीं हुआ, जो संघर्ष हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर हुआ, जो संघर्ष देश के अलग अलग जिलों में हुआ, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेता के इस देश के हर गांव, हर कूचे, हर शहर, हर जिले के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी के आतंक से लड़ने के लिए तैयार है। आपके जज्बे को नमस्कार, आपके जज्बे को नमन। साथियों, दोस्तों, आज हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के संविधान पर, हमारे देश के प्रजातंत्र पर, हमारे देश में स्वतंत्रता की आजादी पर आज चौतरफा हमला बोला गया, क्योंकि वो सारी ताकतें जो दिल्ली की सत्ता में विराजमान हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, उन्होंने एक सोची समझी बदनीयत के तहत एक हमला बोल रखा है। श्री राहुल गांधी नाम है निडरता का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम है बेखौफ आतंकी और निरंकुश सरकार से लड़ने का। पिछले एक हफ्ते ने यह साबित कर दिया, न केवल दिल्ली की सड़कों पर, बल्कि हर प्रांत के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने लाठियां भी खाई, चोटें भी खाई, जेल भी गए। निरंकुश मोदी सरकार और भाजपाई पुलिस का आतंक भी सहा। आपके शरीर पर पड़ी हुई लाठियों के निशान, आपके साथ पुलिस के द्वारा की गई बदसलूकी। मैं केवल ये कहना चाहूंगा मेरे साथियों, उन करोड़ों साथियों को भी जो हमें देख पा रहे हैं, कि ये व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका संघर्ष रंग लाएगा और आपका तिरंगा एक बार फिर इस देश में स्वतंत्रता संग्राम का तिरंगा लाल किले पर फिर फहराएगा। बहुत सारे साथी आज भी जानना चाहते, नेशनल हेराल्ड है क्या? नेशनल हेराल्ड का ये पूरा वाकया है क्या? 1937 के अंदर, मैं थोड़े शब्दों में आपको कहूंगा, 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया। ये कांग्रेस का पैसा है। कांग्रेस का पैसा कांग्रेस को अखबार के देने पे जुर्म क्या हो सकता है, मुझे बताइए। और सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है? हमारा पैसा, हमारा अखबार, स्वतंत्रता संग्राम का ये चिन्ह, अगर ये पैसा कांग्रेस पार्टी ने अपने अखबार को दिया, उसकी तनख्वाह दी, उसका बिजली का बिल दिया, लीज का पैसा दिया, तो यह अपराध कैसे हो सकता है? आज उस अपराध में हमारे नेता को हमारे नेता को बोलते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है।
अरे ये गरीब कांग्रेस के कार्यकर्ता का पैसा है जो उसने कांग्रेस के खाते में जमा करवाया है और कांग्रेस ने सबकी सहमति से अपने अखबार को तनख्वाह का कर्मचारियों का ये पैसा दिया है। इसलिए मेरे साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि ये जुर्म है, वो झूठ बोलते हैं। आज तक हिंदुस्तान के किसी पुलिस थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। एक झूठी शिकायत जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज करी थी प्राइवेट, उस पर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। तो एफआईआर कहां है, शिकायत कहां है, पैसा कहां है? तो अगर पैसा ही मनी नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है? और बगैर एफआईआर के ईडी कोई केस की जांच नहीं कर सकता। ये हमारे नेता श्री राहुल गांधी की हिम्मत है, ये उनका बेखौफ जज्बा है, ये निडरता का उनका रास्ता है, ये कांग्रेस का निडरता का रास्ता है जिससे हम अंग्रेज से लड़े कि उन्होंने ये निर्णय किया कि वो ईडी के पास जाएंगे। और इसीलिए आज हम सब एकत्रित हैं। और सच्चाई ये है कि ये अग्निपथ बेरोजगारी का अग्निपथ है। आप मुझे बताइए, अगर देश की फौज ठेके पे भर्ती होगी तो देश के युवा देश की रक्षा करेंगे। हमारे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूरे देश से आए नौजवानों को आप सियाचिन में खड़ा कर देंगे, पाकिस्तान की फौज के सामने खड़ा कर देंगे, चीन की फौज के सामने खड़ा कर देंगे। अगर हमारे बच्चों का नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी जिम्मेवारी लेंगे? और 4 साल के बाद ये बच्चे करेंगे क्या? ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना उनके पास शिक्षा होगी, ना योग्यता होगी। और इसको छुपाने के लिए ये ईडी की कार्रवाई हो रही है। ये मिली भगत का षड्यंत्र है। इसलिए मेरे साथियों, मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए केवल यही कहूंगा कि अब समय आ गया है इस देश के युवाओं के साथ खड़े होने का। और इस देश के युवाओं का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस के साथी कर रहे हैं। एक एक गांव में जाकर, एक एक शहर में जाकर हमको नए सिरे से अलग जगानी होगी ताकि भाजपाई षड्यंत्र बेनकाब हो जाए। जय हिंद, धन्यवाद। मैं आप सभी से एक विनती करता हूं, ये दोनों इश्यू पे, अग्निपथ और जो राजकीय द्वेष के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए पूरा डिटेल आप सभी विधायकों को, सभी एमपीज को ईमेल किया गया है। आज हम कोशिश करते हैं कि आपको हार्ड कॉपी यहां पे मिल जाए। मेरी गुजारिश है कि जाते वक्त ट्रेन में, प्लेन में एक बार नहीं 3-3 बार पढ़ लेना। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच भी सच्चाई पहुंचनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, वो आप जब जान के पहुंचाओगे, क्योंकि वरना तो ये झूठ बोले कौवा काटे, बहुत झूठ बोलने वाले बीजेपी में है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट our former union minister, CWC member and very popular and senior most lawyer in the Supreme Court, Honorable Sri P. Chidambaram ji, to come here and address the gathering. Good afternoon to all of you. Shri Mallikarjun Kharge, Leader of the Opposition, Shri K.C. Venugopal, General Secretary, Chief Ministers Ashok Gehlot ji and Bhupesh Baghel ji, other colleagues in the Congress Working Committee, MPs, MLAs, PCC Presidents, and other dear friends from all over India. I've been asked to speak to you very briefly, and I mean very briefly, on the facts of these two issues.
Hard copies have been distributed to you, both in English and Hindi, I believe. And I think everyone should be fully familiar with the facts. Without the facts, there can be no argument, and therefore everybody should be fully familiar with the facts. Now, firstly, let me deal with the National Herald issue. The National Herald issue is a very simple issue. Randeep told you about the origins of the paper. Over the years, National Herald, owned by a company called Associated Journals Limited, AJL, ran into losses. When the company goes into losses, it will not have the money to pay wages, pay for the paper, pay for the printing, and therefore it borrowed money. AJL borrowed money from the Congress Party. Congress Party gave the loan because it was a paper started by Jawaharlal Nehru. There's nothing wrong in giving a loan or taking a loan. So far, the Modi government has not held that giving a loan is illegal and taking a loan is illegal. These loans accumulated to about 90 crore rupees. The loan was practically irrecoverable. So the Congress Party was advised that it should clean up its balance sheet. So what the Congress Party did was sold the loan to a new company called Young India. Now, Young India is not a commercial organization. Young India does no business. Young India is what we call a Section 25 company. Under the New Companies Act, it is called a Section 8 company. Section 25 company is like virtually a trust. You cannot take a salary. You cannot give a dividend. You cannot take 1 rupee out of a Section 25 company. In any event, Young India had no money to the borrower becomes AJL. So there is no difference. Congress Party loan to AJL became Young India loan to AJL. Now, Young India knew that the loan was irrecoverable. So how do you write off the loan? Now, it's the practice adopted by every bank, including public sector banks. When a loan is irrecoverable, you convert the loan into equity. Everybody knows this. Every banker knows this. Every bank chairman will tell you. X bank gives a loan of 100 crore to Y company. The loan is irrecoverable. So what does X bank do? It says, all right, instead of 100 crore, give me 10% of your shares. So hopefully someday the company will be better managed and you can recover your money. So all that happened was the loan from Young India to AJL was converted to equity. There's no money transaction. Not 1 rupee went from A to B or B to A. It was simply a book transaction where a loan is written as equity. It happens every day in this country. Now, this is perfectly legal, is our case. Let us assume that there was some violation. What is the violation? If at all, the violation can be Income Tax Act. The violation can be Companies Act. But Income Tax and Companies Act are not in the scheduled offence of PMLA. There's an income tax going on in the Supreme Court. It is before a bench of 2 judges.
It's been pending there for 4 years. There is some kind of an interim arrangement. No authorities above the Supreme Court. Whether there is an income tax violation will be decided by the Supreme Court. No other person can decide that. Now, when that case is going on in the Supreme Court, the ED launches a PMLA investigation. We are asking repeatedly 3 questions. Which is the scheduled offense in the schedule of the PMLA? There are only certain offenses in the schedule of the PMLA. Which is the scheduled offense? Number 2, where is the FIR? Who has registered an FIR? State Police, CID, CBI, who has registered an FIR? Number 3, which police station has it been registered? Number 4, give us a copy of the FIR. Now, there is no answer to these 4 questions. Which is a scheduled offense? Where is the FIR? Who has registered an FIR? Give us a copy of the FIR. There is no answer. If there is no FIR and there is no scheduled offense, we say that the PMLA cannot be applied and you cannot accuse anyone of money laundering. Money laundering requires money. Without money, how can you do money laundering? It is like saying, I snatched the purse of this lady from her bag. She has no bag, she has no purse. So how can there be purse snatching? Without money, there can never be money laundering. It's like saying you entered my house and unauthorizedly used my swimming pool. There is no swimming pool, there is no water. How can I enter your house and swim in that swimming pool? This is utter rubbish. So you must stand tall and say, answer our 4 questions. Which is the scheduled offense? Where is the FIR? Who has registered an FIR? And give us a copy of the FIR. This is pure political vendetta. The PMLA section 1, subsection 1 says it applies to the whole of India. But under the Modi government, you must read, it applies to the whole of India except to BJP ruled states. It applies to the whole of India except to BJP ministers, MPs and MLAs. What is this application of the law? Only to political opponents. So we must be absolutely clear in our mind. We have nothing to fear. We have done nothing wrong. Mr. Rahul Gandhi, Mrs. Sonia Gandhi has done nothing wrong. Nobody has done anything wrong. Any kind of investigation we are prepared to face. Now the second issue is Agnipath. Now I'm writing on Agnipath. I've spoken on Agnipath. If you read on Sunday, you will find a detailed column on Agnipath in English and in 10 other languages. Agnipath is again a very simple scheme. In fact, too simple. 46,000 soldiers will be recruited every year. They will be trained for 6 months. Underline, 6 months. And they will be deployed for 3.5 years, 42 months. 6 months of training, 42 months of deployment, and at the end of the 48th month, 34,500, 75% of the soldiers will be asked to go home. No pension, no gratuity, no guaranteed job, no status of ex-serviceman, no medical benefits, just go home. Complete works. $20,000 a month for 48 months. Now he will be recruited between the age of 17 and 21. Let us assume he is recruited at 17. He'll be without a job and without a future at 21. If he is recruited at 21,
he'll be without a job and without a future at 25. What is he supposed to do? He has studied up to 8th standard or 9th standard. He has got 11 lakhs cash in his hand, but no pension, no gratuity, no severance payment, no medical benefit, no ex-serviceman. What will he do? And where will you deploy this soldier? 6 months of training. Can you deploy him in the India-China border? Can you deploy him in the India-Pakistan border? Lieutenant General Arun Prakash has said, if you want to operate the BrahMos weapon system, the Pinaki weapon system, the Vajra weapon system, you require at least 4 to 5 years of training. Admiral, former Chief of the Army Staff, has written that Navy and Air Force are highly technology driven. A 6-month training does not qualify a sailor or an airman to operate any of our ships or airplanes. Now these people have to work together. And when they work together in the 2nd year, 3rd year, 4th year, everybody will know that out of 100 people working in a unit, 75 will lose their job. Now what kind of camaraderie will there be? What kind of unity will there be? What kind of cooperation will there be? The motto of the army is, of the Navy and Air Forces, he must be prepared to die for the country and for his comrades. I must be prepared to die not only for my country, but to protect my comrades. But if you know that out of 100 people, only 25 will remain and 75 will be unemployed, what kind of cooperation will there be? What kind of camaraderie will there be? And how do you teach these values of camaraderie, discipline, sacrifice, laying their lives down in 6 months? Even a police constable, ask your local SP, even a police constable will be trained for 1.5 years. An army soldier will be trained only for 6 months. This is complete rubbish. This scheme will spoil our army. This scheme will reduce the effectiveness and efficiency of the army, and therefore we are totally opposed to this Agnipath scheme. We demand that the Agnipath scheme should be rolled back. There should be consultation. There should be discussion in the Parliamentary Standing Committee. There should be discussion in Parliament, and only then a scheme should be brought. Thank you. हम एक साथ बोलेंगे, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी। मैं अब आपके सबके सामने जो हमारे बीच पूरा वक्त देके लड़ाए 2 चीफ मिनिस्टर हमारे लड़ रहे थे, उन्हीं में से एक कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बलिया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैं भूपेश बघेल जी को विनती करता हूं कि आइए और हमें संबोधित करें। मंच में उपस्थित हम सबके नेता आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी, वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी जी, पी चिदम्बरम जी, अशोक गहलोत जी और सभी पूर्व मुख्यमंत्रीगण, CWC के सभी सदस्यगण, हमारे सभी सांसदगण, सभी प्रदेशों से आए विधायकगण और सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, CLP लीडर
और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सब साथीगण, बहुत जोश है, उत्साह है। आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार मेरे साथ नारा लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी और नारा लगाना है। आदरणीय साथियों, अभी सुरजेवाला जी और पी चिदम्बरम साहब ने बहुत तकनीकी रूप से आपको जानकारी दिए हैं। मेरे बाद भी आने वाले वक्ता आपको सब इसकी जानकारी देंगे, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आखिर अभी जो घटनाएं जून महीने में घटी है, जो स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई है, वो हम सब के सामने पूरा देश देख रहा है। आज स्थिति क्या है? हमारे CWC के मेंबर, पार्टी के कार्यकर्ता, हम अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर नहीं आ सकते। आज सब यहां आए तो कितना संघर्ष करना पड़ा। 5-5 बैरिकेडिंग आप पार करके आए, पुलिस को आई कार्ड दिखाए, और ये आज अकेले पहले दिन नहीं हो रहा है। पिछले 1 सप्ताह से कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को, पार्टी के ऑफिस बेरर को, यहां जो काम करने वाले लोग हैं उसे आने नहीं दिया जा रहा है। आखिर केंद्र की सरकार, कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है? इतना डर क्यों है कि कांग्रेस अपने कार्यालय में न जा सके, उसे रोका जा रहा है? दूसरी बात, आखिर थोड़ा शांत रहो यार, अभी और लड़ाई है, जोश बाकी रखो, जोश बाकी रखो, अभी और लड़ाई है, मौका बहुत मिलेगा, अभी बहुत मौका मिलेगा लड़ने का। अभी कुछ जोश बचा के रखो। थोड़ा शांत रहें। आखिर तकनीकी कारणों के बारे में चिदम्बरम साहब ने बहुत सी जानकारी दी। नेशनल हेराल्ड एजीएल यंग इंडिया के बारे में जानकारी हमारे सुरजेवाला जी ने दिया। कल भी मनु सिंघवी जी ने, अजय माकन जी ने, सबने अपनी बात रखी। प्रेस में लगातार हमारे सब वरिष्ठ नेतागण मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जानकारी दे रहे हैं। आखिर असंवैधानिक तरीके से राहुल जी को क्यों बुलाया गया? उनको केवल खतरा, भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। क्योंकि राहुल गांधी जी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं जो नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं,
राहुल गांधी जी हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं और जब जब सरकार गलती करती है उसके पहले चेतावनी देते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले रहे थे, तब भी राहुल जी ने चेतावनी दी थी। राहुल जी ने तब भी चेतावनी दी थी जब आप नोटबंदी कर रहे थे। राहुल जी तब भी चेतावनी दी जब जीएसटी आप लागू कर रहे थे। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब वैश्विक महामारी आ रहा था। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए थे जब आप लॉकडाउन लगाए। और राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब अभी जवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस आवाज को दबाना चाहते हैं और देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी को साथ दे रहे हैं उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जा रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है, बसों में ठूस के दूर थानों में ले जा रहे हैं जहां पानी नहीं, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, कोई एफआईआर नहीं। तो देश के लिए लड़ने वाले नेता राहुल जी को प्रताड़ित करने का काम और राहुल जी को साथ देने वाले चाहे नेता हो, चाहे हमारे सांसद हो, विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आज लड़ाई इसी बात की है, देश को बचाने की जरूरत है, देश के किसानों के हक की रक्षा करने की आवश्यकता है, देश के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ये लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे साथ में नारा लगाइए, मैं नारा के बाद अपनी बात में समाप्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी जय जवान, जय जवान। अब जवानों की बात आई तो ये कहते हैं कि 4 साल की भर्ती, 6 महीने का ट्रेनिंग। अरे 6 महीने में तो लेफ्ट राइट करना और यूनिफॉर्म पहनना नहीं आ पाता, आप सेना में भर्ती कर देंगे। और 4 साल बाद जो आदमी जब नौकरी करता है 60 साल में रिटायर होता है तो दादा बन जाता है, नाना बन जाता है। अब तो जो रिटायर होंगे हमारे जवान तो रिटायरमेंट के बाद शादी करेंगे। ये स्थिति ला दी। कहते हैं कि भाजपा के कार्यालय में चपरासी की नौकरी देंगे। खट्टर जी कहते हैं वहां से निकलने के बाद आपको नौकरी देंगे, इसकी गारंटी। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो हरियाणा में है, 24% से ज्यादा। और वो कहते हैं कि अब आप पूरी वहां से सेना से रिटायर होइए, आपकी नौकरी पक्की। इसका मतलब क्या है? सेना में आरक्षण नहीं और उसके बाद आप भर्ती कर देंगे तो मतलब खट्टर जी पूरा हरियाणा में आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के हक मारते रहे हैं और एक नया शिगुफा इन्होंने छेड़ा है। तो आरक्षण भी खत्म करने वाले हैं, नौकरी भी खत्म करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, इस बात को, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और नौजवानों के साथ जहां सेना में भर्ती 3 साल से बंद है, रेलवे में भर्ती बंद है, सारे सार्वजनिक उपक्रम में वो बेचे जा रहे हैं, अब नौकरियां भी नहीं है। तो ये स्थिति बन रही है। तो पूरे देश के नौजवान और किसानों को साथ लेकर लड़ने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब 24 घंटे के 60 नोटिस में पूरे देश भर के विधायक यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए राहुल जी से केवल इतना कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ खड़ी है। आप आगे बढ़ें, हम हर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरे साथ आप बोलिए सभी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं बुलाऊंगा, ना सुरक्षा है
ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक टेंशन है। ना सुरक्षा है, ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक, ना सुरक्षा है, ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी स्पीकर यहां से बोल रहे हैं, अरे भैया सुनो, बहन सुनिए, आप सुनिए, बैठिए। देखो, हमें स्पीकर की बात भी सुनना है। भैया वो येलो टी शर्ट, रुक जाओ। हमें जो स्पीकर कहते हैं, दिल और दिमाग, भैया आप नहीं सुन रहे, आपका दिल और दिमाग रख के जो भी वक्ता बोल रहे हैं उनकी बात दिल और दिमाग में रख के लोगों के बीच आपको जाना है। आप हमारे सबसे बड़े प्रवक्ता हो, आप हमारे स्पोक्स पर्सन हो। अगर आप स्लोगन में लगे रहोगे तो असली बात नहीं आएगी तो क्या होगा? बीच बीच में स्लोगन शाउटिंग, जितनी ताकत है उससे आपको मैं करवाऊंगा, बाद में करेंगे, पर स्पीकर जब बोलते हैं उनकी बातों को जरूर हमें सुनना है। मैं जो विधायक और एमपीज आए हैं उनसे विनती करता हूं कि जिन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए साइन नहीं किया है फॉर्म में, हमारा प्रेस रूम है, वहां सांसद अमी याजनिक जी और सांसद नासिर हुसैन जी इस प्रोग्राम के बाद बैठेंगे, अपनी सिग्नेचर करके जाना है। अब हमारे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे वरिष्ठ नेता श्री खड़गे जी से मैं विनती करता हूं कि आइए खड़गे जी और अपनी बात रखिए। बीच में स्लोगन नहीं, एक बार करवा दे, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। अब नो स्लोगन शाउटिंग, हाँ सुनेंगे इनको। आज के इस समारंभ में इस मंच पर बैठे हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी और पार्लियामेंट के 4 लीडर आदिर रंजन चौधरी जी अभी बड़े जोश के साथ आपके सामने अपने बात को रखे। छत्तीसगढ़ के सीएम जो लगातार यहां अपना कैंप डाले हैं और बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा करके लड़ने का, बघेल साहब और इस मंच पे बैठे हुए सभी वर्किंग कमेटी के सदस्य, जनरल सेक्रेटरी और यहां पर पधारे हुए मेरे पार्लियामेंट के मेंबर्स, एमएलए और सारे प्रमुख नेतागण जो हर स्टेट से यहां पर आए हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप पौंडीचेरी से लेकर जम्मू कश्मीर तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक के सभी नेतागण आज इस मंच यहां पर हाजिर है। आपको सभी चीजें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बताया, फिर पीसी चिदम्बर जी ने सविस्तार में अंग्रेजी में बताया, तो मैं
ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए, क्योंकि हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे, और उनके भाषण के लिए ही आप लोग बड़े आतुरता के साथ बैठे हैं। इसीलिए आपके बीच और उनके बीच मैं ज्यादा वक्त खड़ा नहीं होना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मोदी जी आज जो सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनको डराने के लिए उन्होंने ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। राहुल गांधी कभी कमजोर होने वाले नहीं हैं, वो लड़ने वाले हैं। और वो हमको पहले ही कहे थे, उनको याद है नहीं मुझे मालूम, एक बार जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, डरो मत। ऐसे चीजें तो आएंगे और हमको लड़ना है। अगर आप डर गए तो फिर फंस हो जाओगे। तो डरना नहीं, हमको लड़ना है। हम उसूलों के लिए लड़ रहे हैं। आज श्री राहुल गांधी जी एक व्यक्ति है, उनके लिए नहीं लड़ रहे हम। उन्होंने जो उसूल अपनाया है और जो न्यूज़पेपर, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, इसको जिंदा रखने के लिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार को और कांग्रेस के विचारधारा को गांधी के मार्ग पे चलने के लिए जो अस्त्र हमारे पास है, उस अस्त्र की हिफाजत के लिए वो लड़ रहे हैं। इसीलिए अपना फर्ज होता है अपने संस्था को बचाने का, और इस संस्था को बचाने के लिए हमारा कार्यकर्ता दिल्ली से गली तक लड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, मैं मोदी जी को एक कहना चाहता हूं, खूब करो मोदी जी हमें मिट्टी में दबाने की, खूब कोशिश करो मोदी जी हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम बार बार उगते रहेंगे, क्योंकि हम बीज हैं। अगर आप बीज को बार बार मिट्टी में दबाते गए, वो उगता ही रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। इंदिरा गांधी नेता लोग कभी डरने वाले नहीं, और आपके पीछे इतनी बड़ी फौज खड़ी हुई है, रात दिन यहां पर बैठे हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं, जितने एमपीज हैं, जितने एमएलएज हैं, जितने वर्कर्स हैं, जितने महिला वर्कर्स हैं, जितने हमारे युवा वर्कर्स हैं, सभी ने लड़ा। कईयों पुलिस स्टेशन में गए, 50-50 किलोमीटर दूर दूर गए, उनको वहां पर रखा गया, कई जगह तो मारा गया, आप देखे हैं। फिर भी हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार है, आपके साथ खड़े हुए हैं। हम सब इस पार्टी के साथ खड़े हुए और आपके साथ खड़े हुए, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, ईडी मुझे भी थोड़ा मालूम हो गया है, क्योंकि मैं भी 1-2 बार गया था इसी संदर्भ में। वो पूछते हैं कुछ ना कुछ, और घंटों से पूछते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता। एक ही प्रश्न को 10 बार पूछेंगे, फिर वहीं आएंगे, फिर दूसरे लफ्जों में कहेंगे, दूसरे शब्दों में कहेंगे, वो घुमाते ही रहेंगे। तो राहुल गांधी जी को 60 घंटे उन्होंने वहां पर बिठाया। भाई 60 घंटे का कौन से ऐसे प्रश्न है? अगर आप 5 प्रश्न भी पूछेंगे
1 घंटे में खत्म होगा। अगर आप 10 भी पूछेंगे 2 घंटे में खत्म होगा। लेकिन वो 5 और 10 प्रश्न को पूछने के लिए अगर आप उनको 5-6 दिन बार बार बुला के अगर उनको दबाने की आपके लिए भी, क्योंकि ये वो नेता डरने वाला नहीं है। और आप उसके लिए क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन पे बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, गरीबों शोषितों की बात करते हैं, इसीलिए आप डरते हैं। जब डरते हैं तो आप ऐसे काम करते हैं। तो मुझे यही कहना है भाइयों, हम सब मिलके एक होकर जो लड़ रहे हैं इसको आगे बढ़ाना है। और जो अग्निपथ का जो समस्या आज उन्होंने खड़ा किया है, तो मैं मोदी जी को एक ही बात कहूंगा, भाई 26 लाख वैकेंसीज सरकारी नौकरी खाली पड़े हैं, आप क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? क्योंकि उसमें रिजर्वेशन मिलेगा, बैकवर्ड को मिलेगा, शेड्यूल्ड कास्ट को मिलेगा, अपर कास्ट को 10% मिलेगा, इसीलिए आप नहीं करना चाहते हैं। और यहां बोल रहे 46,000 हम ये जो अग्निवीर बनाएंगे, अग्निपथ में रिक्रूट करेंगे। तो इसीलिए भाइयों, ये जो उनकी कोशिश हो रही है, इसलिए हम बाहर भी लड़ेंगे, अंदर भी लड़ेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर भी हम ये बात उठाएंगे, वहां भी जोर शोर से लड़ेंगे। इतना कहते हुए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, क्योंकि अभी बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं। खास करके राहुल गांधी जी आपके सामने बात करेंगे, प्रियंका गांधी जी पे बात करेंगे, उनकी बात को आप सुनेंगे। ऐसा मैं कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं दो ही स्लोगन बोलूंगा, आप सभी लोग बोलना चाहिए। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, आपका आवाज सुन के मोदी तो भागे बाहर। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बोलिए, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी। न सुरक्षा है न पेंशन है, अग्निपथ तो एक। न सुरक्षा है न पेंशन है, अग्निपथ तो एक। थैंक यू। अब मैं विनती करूंगा, हमारे लोकसभा में कांग्रेस पक्ष के नेता, आप बार बार जिनको लड़ते हुए देखते हो, अधीर दादा को, कि आइए और 3 मिनट के अंदर अपनी बात रख दीजिए। मैं बोलना नहीं चाहता। मंच पे विराजमान हमारे सारे नेतागण और जिनके लिए आप सब बेचैन हो रहे हैं, हमारे राहुल जी बेसब्री से आप सब जिनकी भाषण सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको ये मंच छोड़ने के लिए मैं भी अधीर हो चुके हैं। फिर भी मैं 2 शब्द कहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को और गांधी परिवार को एक भ्रष्टाचारी परिवार साबित करने के लिए हर संभव तरीका आज की सत्तारूढ़ पार्टी अपना रहे हैं। सिर्फ एक सवाल मुझे सताते हैं हर वक्त, कि जिस परिवार के जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 साल हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री पद संभाले, जिस परिवार के इंदिरा गांधी ने ये हिंदुस्तान की एक ताकतवर
प्रधानमंत्री के रूप से देश को संभाली। इसके साथ जिस परिवार के राजीव गांधी ने ये देश के लिए शहादत किए, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की लाल बहादुर शास्त्री से लेकर मनमोहन सिंह जी, वो परिवार वो सिर्फ 90 करोड़ रुपया के लिए कभी मोहताज हो सकता? आप बताइए। ये सरकार ये साबित करना चाहते हैं कि नेशनल हेराल्ड जो अखबार और उसके साथ जुड़े हुए 90 करोड़ ये घोटाला साबित करना चाहते हैं हिंदुस्तान के आम लोगों की जहन में। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि जिस परिवार हमारे देश के लिए शहादत देने में हर वक्त सामने आ चुके और बलिदान दिए हैं, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी जी, जिस परिवार के हमारे नेत्री सोनिया गांधी जी, जिनको प्रधानमंत्री पद देने के लिए जब सारे देश की कांग्रेस पार्टी गुहार लगा रहे थे, बेचैन थे, उस समय भी उन्होंने नकारा। उस परिवार, उसके लिए 90 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात है? आप बताओ। ये सिर्फ एक साजिश, ये परिवार को छवि को धूमिल करने के लिए हिंदुस्तान में, इसलिए हम लड़ते रहेंगे। जी को लगातार 54 घंटे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 दिन लगातार पूछताछ किए गए हैं। ईडी वालों ने सोचे थे, मोदी अमित शाह जी सोचे थे कि राहुल गांधी जी को परेशान कर देंगे, थक दिए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी थकने वाला नहीं, राहुल गांधी जी डरने वाला नहीं। ये आज जग जाहिर हो चुके हैं, ये आज हिंदुस्तान में साबित हो चुके हैं। उनके साथ साथ हम लोग भी चाहते हैं कि उनके राहों पे चलते हुए, निडर होते हुए, ये मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए हम भी अगले दिन कदम कदम मिला के कांग्रेस पार्टी को बुलंदी में ले जाने के लिए हम सब कुछ बहा देंगे, चाहे पसीना, चाहे खून, जो मांगिए कांग्रेस पार्टी की बहाने के लिए हम बिल्कुल खड़ा रहेंगे। न संघर्ष, न तकलीफ, मजा क्या है जीने में? बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी। ना सुरक्षा है, ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक, जोरों से आवाज निकलनी चाहिए। ना सुरक्षा है, ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक। अब मैं, जिन्होंने इस लड़ाई में पता नहीं कब सोते थे, कब जागते थे, कब प्यार से कहते थे और कब डांट देते थे, ऐसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी से बात करता हूं कि आए और अपनी बात रखें। और ये सभी साथी भैया, और रेड टी शर्ट विथ लाइन देख लिया, येलो टी शर्ट आपको देख लिया, बैठ जाइए, सुनिए इनको। Respected Rahul ji, CWC members, our PCC president, CLP leaders, MPs, MLAs, dearest party leaders and workers. Good afternoon to everybody. Everybody is waiting for Rahul ji's speech. He had been with our enforcement directorate friends for 54 hours for the last 5 days. One day they kept him till 12:30 in the midnight. We know that he didn't take much food during the course of this questioning. But one thing I am now sure that the people, those who are questioning Rahul Gandhi, may understand now who is Rahul Gandhi. Whether Rahul Gandhi is going to scared by
this type of gimmicks or not. Rahul Gandhi is the grandson of great Indiraji. Rahul Gandhi is the son of Rajiv Gandhi. Rahul Gandhi is the son of Madam Sonia Gandhi. Therefore, Rahulji, we are really proud of you. Being the workers of Congress Party, we are really proud of you. Because our opponents thought that by grilling you 5 days continuously, they thought that you will be tired, you will be exhausted. Then it is very easy for them to do their anti-people policies and activities. Now, we know that Chidambaram ji and Surjewala ji here already explained what is National Herald case. Congress Party has given 90 crores to our own newspaper. BJP is giving 50 crores to each MLA to for their votes, bribing them. They are giving 50 crores to MLA. Today also Maharashtra, that is the discussion. They are offering 50 crores, 25 crores. They are making this Enforcement Directorate department as an election department of BJP. Only one thing in these things I have to tell. I am really proud of our workers. From the day on 13th onwards, our workers are in the field. Our young warriors fight like anything for the leader and for the truth of this country. Not many MPs are assaulted very badly. 2-3 women MPs manhandled very badly. One of our MPs is still in, first in the history, is entering of All India Congress Committee. Actually, we are very much behind. We are not against any officer of Delhi police. We are not, we know that they are good officers. I am not telling everybody is in good officers, but most of them are good officers. They are acting for their masters, that we know that. But how can they dare to enter into the party office, that too Indian National Congress office, the party which brought freedom for this country? They were very, very shameful. I am not taking much of the time. Only one thing. Now, Rahul ji told us, Madam Sonia ji told us, our prime motive is to concentrate on issues relating to the youth of the country. Agnipath. Madam very categorically told, concentrate on that. Congress President clearly have given direction. We have done a good demonstration in Jantar Mantar 3 days before with the CWC members and MPs. Our MPs marched to Rashtrapati Bhavan. Our leaders given a memorandum to the Rashtrapati to withdraw the scheme. Second stage, AICC has decided to hold the demonstration all over the country on 27th. Satyagraha should be conducted asking for the withdrawal of this scheme there in this constituency. Wherever MLA is not there, MLCs are there, MPs are there, other senior leaders are there, Pradesh Congress Committee. Therefore, I am again repeating, our frontal organization, Youth Congress and NSUI, I think, and Mahila Congress, they will to implement this scheme. Once again, on behalf of All India Congress Committee, I am sincerely thanking all of you, especially the MLAs. Thank you very much. Jai Hind. राहुल गांधी सुरक्षा है ना पेंशन है। उधर भैया मेरी तरफ आते हैं ना, बोलने के बाद स्लोगन से और आपको संबोधित करें।
CWC workers, I'd like to welcome all of you here today. नमस्कार। मुझे कुछ 12 फुट बाय 12 फुट मान लो, बीच में मेज थी, कंप्यूटर था, 3 ईडी के ऑफिस कमरे में बैठा। शाम हुई, मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला। वो बीच में सीनियर ऑफिसर थे, उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी, तो वो निकलते रहते थे, आते थे। तो रात को राहुल जी, एक बात आप हमें बताइए, आप यहां बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। ये उन्होंने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है? मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है, तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6, 7, 8, 10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर तो सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई। आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था। उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। आप एक आदमी को थका सकते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता उस कमरे में नहीं थे। उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डरे लड़ता है, वो बैठा था। ठीक है, उन व्यक्तियों को स्पेशल इनविटेशन ईडी ने नहीं दिया, मगर उस कमरे के अंदर जो भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, वो सब के सब मेरे साथ बैठे हुए थे। तो थकूंगा कैसे? अच्छा, फिर 3, 4, 5 दिन हुए, आखिरी दिन कहते, राहुल जी, आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा, भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपासना बोल दिया, मैं पेशेंस का नहीं कह सकता आपको। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था, कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं।
सब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, सिद्धरमैया जी भी बैठे हुए हैं, रणदीप, सब बैठे हुए हैं, पेशेंटली बैठे हुए हैं, प्यार से बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी पार्टी है, ये हमें थकने नहीं देती है और ये हमें रोज पेशेंस सिखाती है और इसी से हमें स्ट्रेंथ आती है, इसी से हम लड़ते हैं। उधर पेशेंस की कोई जरूरत नहीं, उधर बस हाथ जोड़ दो, मत्था टेक दो, सच्चाई मत बोलो, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको लगा होगा कि राहुल गांधी 5 दिन 3-4 ईडी ऑफिसरों के साथ अकेला बैठा है। आप गलतफहमी में हो, आप सब मेरे साथ ईडी ऑफिस में बैठे हुए थे और आपने अपनी शक्ति मुझे दी, इसीलिए ईडी शीडी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं, वेणुगोपाल जी ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे इंटरोगेट किया, उनको भी यह बात समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता को डराया नहीं जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के नेता को दबाया नहीं जा सकता है, धमकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सच्चाई के लिए लड़ती है। सच्चाई में पेशेंस की कोई कमी नहीं होती, सच्चाई कभी थकती नहीं है। झूठ जरूर थक जाएगा, मगर सच्चाई कभी नहीं थकती, सच्चाई में पेशेंस की कोई कमी नहीं हो सकती। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मगर मेरा जो मामला है, ये छोटा सा मामला है, मैं आपको बताऊं तो ये जरूरी भी नहीं है। आज सबसे जरूरी बात हिंदुस्तान में रोजगार की है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जो इस देश को रोजगार देती है, उस रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ दिया है। और आज मैं महीनों से कह रहा हूं, और जो हमारे युवा हर रोज सुबह दौड़, उनसे मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और ये देश अपने युवाओं को अब रोजगार नहीं दे पाएगा। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, ये देश अपने रोजगार नहीं दे पाएगा। 2-3 बड़े उद्योग नरेंद्र मोदी जी ने देश पकड़ा दिया है। ये 2-3 उद्योगपति देश को रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। और अब जो आखिरी रास्ता था, युवाओं के लिए जो आखिरी रास्ता था देशभक्ति का, आर्मी का, फोर्सेस का, उस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया है। वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन। अब आप दौड़ो, सुबह दौड़ो, आर्मी में भर्ती हो और फिर घर जाओ। और याद रखना, जब आप घर जाओगे, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जब आप घर जाओगे, आर्मी के बाद घर जाओगे, आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है।
कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ आज चाइना की सेना हिंदुस्तान की धरती में बैठी हुई है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन चाइना की सेना ने हमसे छीनी है। यह सच्चाई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार ने एक्सेप्ट किया है। सेना को मजबूत करना चाहिए और सरकार सेना को कमजोर कर रही है और इसका नतीजा आएगा। जब युद्ध होगा तब इसका नतीजा आएगा। और मैं याद रखिए जो बात बोल रहा हूं, जब युद्ध आएगा हमारी जो आर्मी है उसको कमजोर कर रहे हैं ये लोग। देश का नुकसान होगा और ये लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं। तो ईडी का मामला छोटा सा मामला है, उसको छोड़िए। सबसे जरूरी मामला, सबसे जरूरी बात, ये जो हमारे युवा हैं जो हर रोज, ये देशभक्ति के एक चिन्ह है, हर प्रदेश में ये सुबह 4 बजे दौड़ते हैं। इनके भविष्य की रक्षा करना हमारा काम है, हमारा फर्ज, ये हमें करना है। और हमने कहा है, देखिए किसानों के बारे में मैंने कहा था मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, कहा था ना मैंने, लिया ना वापस। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी जी को ये जो नया अग्निपथ का स्कीम है इसको वापस लेना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का हर युवा हमारे साथ इस काम में खड़ा मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा जानता है कि सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने की होती है, सेना को कमजोर करने की नहीं होती है। आपने मुझे इतनी शक्ति दी, मैंने बोला आपको कि पिछले 5 दिन आप सब मेरे साथ ईडी में बैठे थे, सबके सब, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, सबके साथ आप मेरे साथ बैठे हुए थे। आपने मेरी मदद की, आपने मुझे अपना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक साथ मिलकर ये जो नया धोखा किया है नरेंद्र मोदी जी ने सेना के साथ, देश के साथ, इसको हम रद्द करवाएंगे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं विनती करूंगा भाई अनिल चौधरी जी को कि आपका धन्यवाद करें। मैं आप सबको कहता हूं कि राष्ट्रगान